स्क्रीन पे आपके सामने मैंने एक सैम्पल पेपर प्रेजेंट करके रखा है। वो एक तरह से पहले हम पेपर पैटर्न पर ही बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम रंजीत गुप्ता। मॉडरेशन लेक्चर के लिए आज मुझे एक मौका दिया गया है आप लोगों के सामने। मेरी पूरी कोशिश भी होगी और आशा भी ऐसी है कि 2 घंटे में आपको साल भर की पूरी हिंदी की जानकारी दे दूँ, पेपर लिखने का एक तरीका बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट बता दूँ, जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के अगर कुछ भी पर्सनल डाउट्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए। आखिरी के 15-20 मिनट समय जो होगा वो बातचीत के लिए होगा। तब तक कोशिश करिए सिर्फ मुझे सुनने के लिए। और लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोड़ के जाना नहीं बीच में। शायद से कोशिश मेरी यही कि थ्रू आउट पूरा लेक्चर आपको एक समरी भी बता दूँ टेक्स्ट बुक की, और उसके साथ साथ मैं आपको पेपर लिखने का एक तरीका, साथ साथ में दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। तो कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे पोयम करना है, कौन सी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ये आपको सिर्फ पेपर पैटर्न के लिए मैं बता रहा हूँ, सैम्पल पेपर है ये। और सभी लोग नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन लेकर रेडी रहो, क्योंकि लिखना है आपको मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे, 3 घंटे का पेपर होता है हमारा 80 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा गद्य विभाग। गद्य विभाग बच्चों आप लिखो प्रश्न नंबर 1 गद्य विभाग, ठीक है। सबसे पहले गद्य विभाग में हम देखेंगे ये प्रश्न 1 गद्य, जिसके कुल अंक होते हैं 20, ठीक है। ये कुल होता है 6 अंकों का। इसमें से एक पैसेज आएगा पाठ। कौन कौन से पाठ हैं वो आप ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर, हमारी टेक्स्ट बुक में बच्चों पाठ 2 प्रकार के होते हैं। एक है कहानी के आधार पर और दूसरा होता है निबंध के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होगा पाठ 4, पाठ 6, 8 और 11। पहला पैसेज हमारा इन्हीं 4 पाठ में से आएगा, 4, 6, 8 या 11, ठीक है। और इसके मार्किंग स्कीम क्या होता है इसका? पहला प्रश्न जो होता है संजाल 2 अंकों का, दूसरा व्याकरण, संजाल, व्याकरण, और जो तीसरा प्रकार है वो है स्वमत। ये 3 प्रकार के प्रश्न हमें 2-2 अंकों के पूछे जाते हैं। 6 अंकों का पहला पैसेज होता है, ठीक है। अब 6 अंकों के पैसेज में संजाल के जो प्रश्न हैं वो आपको पैराग्राफ से ही मिलेंगे, लेकिन पूरे थ्रू आउट पेपर आपको जो बात याद रखनी है वह है कि आपको पूरा का पूरा संजाल जो है वो आपको सिर्फ पेन से ड्रॉ करना है। पेन स्केल, पेंसिल से कोई भी संजाल ड्रॉ नहीं करना है। किसी भी प्रकार की लाइन जो है वो पेंसिल से नहीं खींचनी है पूरे पेपर में। और पाठ जो कहानी के आधार पर है, चैप्टर नंबर 4, 6, 8 एंड 11, 4 जो है वो आदर्श बदला है, 6 पाप के 4 हथियार, 8वां सुनो किशोरी, और जो 11th है वो कोख जाया। ये 4 चैप्टर है। हम इसके बाद चैप्टर की समरी पे आएंगे तो मैं आपको इन चैप्टर के बारे में भी बता दूंगा। अभी यहाँ तक बातें क्लियर हुई। ये हमारा पहला पैराग्राफ है। इसके बाद दो होता है प्रश्न नंबर आ। इसका भी तरीका वही है, संजाल 2 अंकों का, व्याकरण 2 अंकों का, स्वमत 2 अंकों का। और ये कौन कौन से पाठ से आ सकते हैं? पाठ नंबर 2 निराला भाई, फिर चैप्टर नंबर है हमारा जो 10 ओजोन वाला, ये 2 इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर
10। ठीक है, इन दोनों में से आएंगे एक पैराग्राफ और उसके ऊपर एक पैराग्राफ। ये बोर्ड का पेपर सेट करने का तरीका ही यही है। समझ गए आपको? एक निबंध वाले पार्ट से और एक नॉर्मल जो कहानी के आधार पर होते हैं उस पार्ट से। तो ये दोनों में आपको लिखते समय संजाल के सारे प्रश्न के उत्तर वहीं से देख के लिखने हैं। व्याकरण में आपको समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इनके अलावा बहुत अगर कुछ अलग आया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी कभी अगर ऐसा हुआ तो तत्सम, तद्भव जैसे शब्द पूछे जाते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत रेयर केस में होगा। पिछले 8 सालों में से तो आज तक नहीं आया है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं व्याकरण के लिए वही बहुत है। समानार्थी, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, लिंग, वचन, इसी प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं। लिंग और वचन में बहुत से बच्चे जब जल्दबाजी करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। लिंग पहचानना अलग चीज़ है, वचन पहचानना अलग है, और वचन बदलना अलग, लिंग बदलना अलग। आदमी, औरत, स्त्री, पुरुष, ये हमने लिंग परिवर्तित कर दिया। लेकिन जब शेरनी लिखा है वहाँ पे, तो उसके आगे अगर लिखा रहेगा कि लिंग पहचान कर लिखो, तो वहाँ पर आपको लिखना है स्त्रीलिंग। बच्चे जल्दबाजी में एकदम आसानी से मिलने वाले ये 2 अंक भी मिस कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखिए। पिछले साल से शायद आपको पता होगा कि बोर्ड ने बच्चों को एक तो 11 बजे जब पेपर शुरू होता है तो 11 बजे उनको पेपर दे दिया जाता है, और पेपर देने के बाद पेपर उनसे कलेक्ट किया जाता है 2:15 यानी 2:15 बजे। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलता है। जो पिछले साल से पहले 15 मिनट पहले पेपर मिला करता था क्वेश्चन पेपर, वो पिछले साल से 15 मिनट लेट आंसर शीट कलेक्ट करना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। यानी आपको अगर पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप पेपर रीड कर लीजिए। बिल्कुल घबराइए मत कि आपका समय जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, अगर आप उसी तरीके से फॉलो करोगे तो आपका पेपर तय समय पर कंप्लीट भी होगा, और तो और आपको पेपर एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए 8 से 10 मिनट का समय भी मिलेगा। बशर्ते आप लिखने में टाइम पास मत करिए। बच्चे लिखते समय टाइम पास कहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा? जब उनको स्वमत के आंसर लिखने होते हैं। स्वमत का अर्थ ही बच्चों होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, बराबर। दिया गया कोई एक प्रश्न अगर उसमें पूछा है कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, तो इस पे आप 10 बच्चों के विचार 10 अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एज ए एग्जामिनर, जैसे कि मैं पिछले 13 सालों से पेपर करेक्ट कर रहा हूँ 10th और 12th के, ठीक है, तो एग्जामिनर वहाँ पर मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मुझे बच्चों को किसी भी प्रकार से उनके विचारों के लिए मार्क्स कट नहीं करना है। जैसे ऐसा कोई प्रश्न आ गया जाति पर, धर्म पर, लिंग भेद पर, या धर्म पॉलिटिक्स पर, तो वहाँ पर सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं स्वमत में। तो लेकिन मैं वहाँ पर अगर एग्जामिनर हूँ तो हमें सिर्फ वही बताया गया है कि बच्चों के विचार से ज़्यादा आपको उनकी मात्रा की गलतियाँ देखनी है, सेंटेंस कितने अच्छे से फ्रेम किया है वो देखना है, कितने अच्छे एडजेक्टिव वर्ड यानी कि विशेषण शब्दों से उसने अपना वाक्य बनाया है ये देखना है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। आपके विचार, आपके मत, हमें वहाँ पर कोई मायने नहीं है हमारे लिए। हमें सिर्फ हमारे पूछे गए प्रश्न के साथ में आपका उत्तर मैच हो रहा है, कंटेंट सही है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बस वही देखना है। तो ये भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे मॉडरेशन लेक्चर में या लेक्चर लेते समय मैंने सुना है कि बच्चे ऐसे हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर एग्जामिनर का मूड ख़राब होता है या मैंने लिख दिया है, समझो भारत की आर्थिक स्थिति पर कुछ लिख दिया, भारत की राजनीतिक स्थिति पे कुछ लिया, और वो मेरे विचारों के अगेंस्ट विचारों वाला है, तो क्या वो मेरे मार्क्स कट कर देगा? जब मेरे मार्क्स कट करता होगा, अपना गुस्सा निकालता होगा? बिल्कुल नहीं।
हमारा काम वहाँ पर सिर्फ आपका पेपर जो लिखा हुआ है वो चेक करना है, आपके विचारों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग से ये बात निकाल के लिखिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न किया है किसी ने, सर पर कॉलेज में पेंसिल अलाउ है तो फिर क्यों पेन? बच्चा, मैं आपको कॉलेज के लेवल की चीज़ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपके कॉलेज में क्या अलाउ है क्या नहीं है वो मेरा लेना देना नहीं है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं नहीं करता। अगर आपने स्टेट बोर्ड से 10th पास किया होगा तो आपको पता होगा कि हिंदी के पेपर के ऊपर 5 अलग अलग मुद्दे दिए रहते हैं, सूचना दिए रहती है, जिसमें सबसे पहली सूचना यही है सभी प्रकार की आकृति पेन से ही बनाई जाए, ठीक है। अब बाकी मेरा काम बताना है, आपका काम मानना या ना मानना आपके ऊपर है, ओके। चलो हम चलते हैं अब आगे। पैसेज नंबर 1 और 2 6 अंकों का हमारा हो गया। अब गद्य में जो तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, वो आता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। अस्सी से 100 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है, प्रश्न का हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा है, मैं उस पर आता हूं। ये होता है 6 अंकों का, बराबर। इसमें 3 प्रश्न होते हैं, 2 लिखने होते हैं। 3 प्रश्न में 2 लिखने हैं, बराबर। 3-3 अंकों के 2 प्रश्न। अब ये लिखने का तरीका क्या होता है, प्रश्नोत्तर में 80 वर्ड्स के जो आपके टेक्स्ट बुक में है सिर्फ वही पढ़ने हैं। किसी भी पब्लिकेशन में अगर ज़रूरत से ज़्यादा 1-1, 2-2 प्रश्न और दिया है, पढ़ लिख कर आप अपना दिमाग और समय दोनों बर्बाद न करें। जो टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक के बाहर आपको एक सिंगल वर्ड पूछा नहीं जाएगा। तो बच्चों अभी प्रश्न लिखने का तरीका क्या है, प्रश्न लिखने के तरीके में सबसे पहले हम आते हैं कि दिया गया प्रश्न हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से पाठ का है। अगर आपको यह चीज़ें एकदम कॉन्फिडेंटली याद है तो उस पाठ का और उसके राइटर का नाम सबसे पहले लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, आदर्श बदला का एक प्रश्न लिया गया है। लेखक के मुताबिक या लेखक के अनुसार आदर्श बदला पाठ का शीर्षक सार्थक क्यों है, ये प्रश्न पूछा है। तो आप अपनी शुरुआत में ही लिखोगे लेखक का नाम। अभी लेखक का नाम क्या है उसमें, सुदर्शन जी। प्रस्तुत प्रश्न आदर्श बदला नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता या जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी ने इसमें बदले की भावना को किस तरह से लोक कल्याण में बदला जा सकता है यह हमें बताया है, समझे। अगर आपने इस तरह से शुरुआत की, बाद के आपके प्रश्न थोड़े बहुत गलत या सही भी है, उत्तर गलत या सही भी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों, प्रस्तुतिकरण आपका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। पहला कदम जब हम सही रखेंगे तब जाके बाकी के कदम हमारे सही होंगे। तो आपने पहले कदम में ही ये किया कि आपने लेखक का नाम, पाठ का नाम दोनों लिख दिया, तो कितना अच्छा होगा वो प्रस्तुतिकरण के हिसाब से। फिर एज ए एग्जामिनर मैं खुश हो जाऊंगा, वाह बच्चा कितना अच्छा लिख रहा है इसमें। तो हम आगे की चीज़ों को थोड़ा सा फटाफट पढ़ के आपको मार्क्स दे देते हैं। तो 3 में से आपको कम से कम 2.5 मार्क्स एकदम ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न बच्चे ने पूछा है कि इन प्रश्नों के लिए कोई खास तरीके का पाठ है। बच्चों आपको कुल मिला के पाठ है कितने जानते हो, 6 हैं चैप्टर। 6 चैप्टर में आपको 2-2 प्रश्न हैं, यानी कुल मिला के 12 प्रश्न हैं। उसमें से आएंगे 3 और लिखना है 2, बराबर। अगर मैं इसे डिवाइड करने के लिए कहूँ तो चैप्टर नंबर हमारे पास है क्या, ये देखो
2, 4, 6, 8, 10 और 11, ये हमारे कुल पाठ हैं। अब पहले के समय में जब मैं बच्चों को सिखाता था इस तरह की चीज़ों को कि 3 प्रश्न आने वाले हैं, तो बोर्ड के नियम के अनुसार इनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो पाठ 2 या 4 का एक प्रश्न आएगा, 6 या 8 का एक प्रश्न आएगा, 10, 11 का एक प्रश्न आएगा। उसमें ये तय है कि एक निबंध वाला पूछा जाएगा और एक कहानी वाला, ये तय है। तो एक आदर्श बदला और कोख जाया का प्रश्न आ सकता है, और अगला वाला जो है ओजोन पे आ सकता है, या पाप के 4 हथियार है, या निराला भाई है, उस पर आ सकता है। लिखने के तरीके पे और याद करने के तरीके पे आऊँ, अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो इसमें जो चैप्टर नंबर 4 है आदर्श बदला, आपको उसकी स्टोरी एकदम अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए। मतलब वो पाठ में कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुँचे हैं हम, अगर आपको ये स्टोरी याद है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हो। बोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि फला फला पब्लिकेशन के शब्द बहुत अच्छे हैं, बच्चे ने ये पूरा रट के पूरा कॉपी करके लिखा है तो इसे मार्क्स दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शब्दों में लिखने के लिए आज़ाद हो। तो चैप्टर नंबर 11 कोख जाया, वो जो बूढ़ी माँ को छोड़कर बेटा विदेश चले जाता है, वो वाला पाठ, ये दोनों एकदम स्टोरी बेस है, एकदम आसानी से याद होने वाले पाठ हैं। तो इनकी स्टोरी अगर आप रख लोगे तो इनके अंदर से कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से लिख लोगे, एकदम बढ़िया। 4 और 11, फिर बचे आपके 4 चैप्टर, तो उसमें से कम 2 आपको एकदम अच्छे से प्रश्न तैयार करके जाने हैं। अब एक प्रश्न पूछा गया है कितने लाइन का होना चाहिए। अगर मैं एग्जामिनर के नाते अगर बात करूं तो मुझे बच्चों से उम्मीद क्या है कि प्रश्नों के उत्तर अगर 3 मार्क्स के हैं तो कम से कम 12 लाइन के होंगे। एक लाइन में 4, एक अंक के लिए 4 लाइन हम रखते हैं, तो उसमें आपका प्रस्तुतिकरण भी आ जाता है, आपका मेन कंटेंट भी आ जाता है, और सबसे अंत में आपका कंक्लूजन भी आ जाता है। वो सभी लाइन में बन रहा 10 से 12 लाइन का होना चाहिए, समझे। अब इतना कंटेंट लिखने के लिए आपको पाठ के नाम, लेखक के नाम, ये सब आपको पढ़ने होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रश्न के लिए कोई डाउट है? मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पाठ अच्छे हैं, किस प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान देंगे, तो कहाँ पर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद गद्य विभाग का जो अगला पार्ट है वो साहित्य संबंधी प्रश्न, और इसका अंक है 2। ये आते हैं कुल 4, और 4 में से लिखने होते हैं 2। अब ये बच्चों के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें पूछा क्या जाता है। अच्छा, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है 12 लाइन पर सिर्फ 100 शब्द ही लिखने हैं तो ज़्यादा नहीं जा सकते, ऐसा किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। पहली बात तो एक लाइन में अगर आप ढंग से लिखते हो, बोर्ड की कॉपी जो होती है वो A4 साइज़ से थोड़ी अच्छी होती है, एकदम प्रॉपर A4 साइज़ नहीं होता, उससे और अच्छी साइज़ होती है वो। तो एक लाइन में अगर आप मार्जिन लाइन खींच देते हो एक तरफ, दूसरे साइड में आप ध्यान रखते हो मार्जिन लाइन का, तो एक लाइन में आपके 7 से 8 शब्द आने चाहिए। उससे ऊपर अगर आप लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग सॉरी टू से पढ़ने लायक नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा नज़दीक शब्द लिखते हो। 7 से 8 शब्द बस हो गए। अगर उस एवरेज पे मैं जाऊंगा तो 12 लाइन में 12 × 8 यानी 96 वर्ड हो गए मेरे हिसाब से, तो वो 100 के करीब आप पहुंच गए ना बेटा। ठीक है, चलो हम आते हैं इस पर। साहित्य संबंधी प्रश्न, ये हर पाठ में है, हर चैप्टर में है, हर पोयम में है। पाठ खत्म होने के बाद उसके अंत में 2 प्रश्न रहते हैं, जिसमें सबसे मुख्य क्या है? सबसे मुख्य ये है कि आपको लेखक का नाम याद होना चाहिए,
लेखक ने कुल कितनी किताबें लिखी हैं, उसमें से कम 2 नाम याद होने चाहिए। आपको बोर्ड में भी केवल 2 ही नाम पूछा जाएगा। अगर वहाँ पर प्रश्न आया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की 2 रचनाएं लिखो तो ठीक है, 2 नहीं है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं लिखो, तो आपको रचना में कोई भी 2 नाम लिख देना। आपने 4 बाय हार्ट किए या 10 किए, लेकिन लिखना आपको 2 ही है। वो 2 के लिए आपको 1 अंक पूरा मिलेगा। और मैं बच्चों को ऐसे कहता हूं कि अगर आपको वो चारों प्रश्न आते हैं तो चारों के उत्तर लिखो। आपके कॉलेज के टीचर ने अगर आपको समझाया होगा, पढ़ाया होगा या डराया होगा यह बोलकर कि भाई बोर्ड में तो करेक्शन का रूल ये है कि शुरुआत में अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सही या गलत है उसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है या राइट है, कुछ भी है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये थिंकिंग गलत है। आपने 4 प्रश्न लिखे, 1 2 3 4। आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, तो एग्जामिनर मॉडरेटर हम सबको सूचना है बच्चों को 2 अंक देने की, क्योंकि बच्चे ने वो पेपर के अंदर लिखा है। हमको ऐसा आरटीई कानून हक देता है, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। पहले के 2 प्रश्न ही अगर सही है या दोनों गलत हो गए तो उसको 0 दे दो, भले बात के दोनों सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम समझाते हैं व्याकरण या 1 लाइन 1 वर्ड के वर्ड में बिंदास आप लोग ऑप्शन छोड़कर लिख दो, लेकिन समय बर्बाद न करके। हम आते हैं फिर से साहित्य संबंधी प्रश्न पर। बच्चों, लेखक के नाम, उनके द्वारा लिखी गई बुक और उनकी लिखने के तरीके पे कौन सी भाषा वो लिखते थे, अधिकतर ऐसा ही प्रश्न आता है। अब मैंने मेरे कॉलेज के बच्चों को ये सब चीज़ें याद करवाई हैं। कैसे याद करवाई? हमने कॉलेज में मेरे 42 स्टूडेंट हैं अगर हिंदी के लिए, तो हमने पहले से उनका 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, जिसमें कमज़ोर बच्चे, अच्छे बच्चे दोनों को मिक्स कर दिया, और वो ग्रुप स्टडी को मैंने फॉलो किया है पूरे साल। उनमें से शुरुआत से, साल के शुरुआत से ही मैंने क्या किया, उनको ये 1 लाइन के जितने भी शब्द हैं, इंग्लिश के पारिभाषिक शब्द जो होते हैं, वो रस है, अलंकार है, ये सब चीज़ें मैंने ग्रुप में उनको एक दूसरे को लिखकर याद कर सुनाने का टास्क दिया था। और 3 महीने में मेरे कॉलेज के बच्चे अच्छे से तैयार हो गए। उनको अगर मैं पूछूं पाठ 8 का लेखक कौन है, वो आँख बंद करके बोल देंगे आशा रानी। वो उनको याद हो गया, बाय हार्ट करवा दिया है। आशा रानी जी की पुस्तक का नाम बताओ, भारत की प्रथम महिलाएं, भारत की महिलाएं, आराम से बता देंगे वो। तो उनको मैंने रटवाया। अब ये लास्ट मोमेंट पे अगर आपको करना है, ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते, तो आप ये खुद के लिए करिए। 1 दिन का समय दो, एक पेज पे लिखो पाठ का नाम और उसके आगे लेखक का नाम और साहित्य संबंधी क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। और वो आपको नहीं बाय हार्ट होगा तो कम से कम 2-2, 4-4 बार देख लो। एग्ज़ाम के पहले एक बार देख लो। 2-2, 4 अंक एकदम आसानी से मिलते हैं इसके, ठीक है। निधि ने एक प्रश्न पूछा है, 3 मार्क्स के लिए 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते क्या? बच्चा, आप वहाँ पे निबंध तो लिखोगे नहीं। पहली बात, आपका जो कंटेंट है वो 100 से 120 शब्दों में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आप पेज भरकर लिखोगे ये सोचकर कि पेज भरने पे मार्क्स मिलते हैं, तो आपकी ये थिंकिंग गलत है। आप अगर टू द पॉइंट लिखने के लिए जाओगे तो आपको 100 वर्ड्स बहुत है, समझ गए। 100 का 120 हो जाएगा, ठीक है, 130 होगा तो भी ठीक है, लेकिन आप बोलोगे मैंने पूरा का पूरा 23 लाइन, एक पेज पे 23 लाइन्स होती है, अगर वो मैंने पूरी लिख दी है तो आप लगभग से आप 200 शब्दों के पार पहुंच जाओगे। आपका मार्क्स मिलना है 3 में से चलो बहुत अच्छा लिख दिया आपने, एग्जामिनर का दिल दरिया है, उसने आपको 2.5 मार्क्स दे भी दिए, लेकिन उतना लिखने में जो समय की बर्बादी होगी और जो लास्ट वाला हमारा पोर्शन है उसका क्या? ग्रामर का तो पूरा आपका इजीली मिलने वाले मार्क्स पूरा छूट जाएगा, आपका समय चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सर, कंक्लूजन कैसे करें अच्छे से 3 मार्क्स वाले में? इसके लिए बच्चों, अगर इस वक्त आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मैं आपको टेक्स्ट बुक के पाठ नंबर 4 ज़रा ओपन करिए सभी लोग। सॉरी, मेरे पास इस वक्त PDF है नहीं उसका, इसलिए मैं ऐसे ही ओरली आपको बता देता हूँ।
चैप्टर नंबर 4। ये सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक जो बनाई जाती है ना, वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है और टेक्स्ट बुक ही पेपर का आधार है, कम से कम लैंग्वेज के लिए तो पक्का। बाकी किसी का नहीं मुझे पता, लेकिन लैंग्वेज में ये ज़रूर है। अब इस टेक्स्ट बुक में आपने कंक्लूजन पूछा है, तो आप देखिए पेज नंबर 16 पर सबसे ऊपर लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय लिखा है। वो पाठ परिचय मतलब उस पाठ की समरी, उस कविता की समरी। अब इस पाठ की समरी क्या है? सबसे लास्ट वाली लाइन, पाठ के शुरुआत में या अंत में जो लाइन होती है वो कंक्लूजन का मेन पार्ट होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए और कला का सम्मान करना ही कलाकार का परम कर्तव्य है। क्या इससे अच्छा कंक्लूजन मिल सकता है इस पाठ के प्रश्नों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपको उसी टेक्स्ट बुक में से ही लिखना है। नो डाउट नवनीत पब्लिकेशन की बुक बड़ी अच्छी है। मैं यहाँ पर इस मंच में मैं या मेरे क्लासेस की ओर से मैं किसी पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर बाकी के कंपैरिजन में मैं बताऊं तो नवनीत पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी अनुभवी मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, एग्जामिनर, पेपर सेट करने वाले लोग, इन लोगों की कमिटी होती है जो वो बुक बनाती है। तो उनका पिछले 40-50 सालों का इतिहास है, तो उनके शब्द भी सरल होते हैं, पढ़ने में आसानी होती है, तो आप पढ़ सकते हो। उसमें कंक्लूजन वगैरह अच्छे से लिखा है। लेकिन अगर सब कुछ अगर टेक्स्ट बुक से ही करना है तो जो बातें मैंने आपको बताई वो आप ध्यान रखिए, ठीक। पाठ को लेकर मुझे जितनी बातें बतानी थी मैंने बता दी है। एक बार फिर से पाठ 1 अगर मैं शुरू करता हूँ, गद्य विभाग, 6 अंकों का पहला पैसेज, 6 अंकों का दूसरा पैसेज, 2 प्रश्न लिखने हैं 3-3 मार्क्स के 6 अंकों के लिए, और उसके बाद में 2 अंकों का आपको साहित्य संबंधी ज्ञान। यानी गद्य विभाग आपका कुल कितने मार्क्स का हो गया बच्चों? 20, ठीक है। अब हम चलते हैं पद्य की ओर। आप आगे लिखिए पद्य विभाग, इसके भी अंक हैं 20। यह है प्रश्न नंबर 2 का अ। इसका जो पहला पैराग्राफ है वो है 6 अंकों के लिए, जिसमें संजाल 2 अंकों का, व्याकरण 2 अंकों का और स्वमत। स्टेट बोर्ड के बच्चे जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में हिंदी लिया होगा उनको पता है कि कविता का भावार्थ पूछा जाता है, बराबर। लेकिन आपको 12th में ऐसा कुछ नहीं है। 12th में आपको कविता में भी स्वमत ही पूछा जाता है। इसके लिए भावार्थ रटने वाली बात कुछ नहीं है, ठीक। अब पहला जो पैसेज है वो आएगा कहां से? पहला पैसेज हमारा आएगा चैप्टर नंबर 5, कविता नंबर 5। उसमें 2 पार्ट है, अ और आ। गुरुबानी यानी गुरु नानक जी द्वारा लिखी हुई कविता, और दूसरा वृंद के दोहे, वृंददास द्वारा लिखी गई कविता। इसमें से एक आना ही आना है, 100% आएगा। पेपर सेट करने के लिए बोर्ड के नियम के तहत एक कविता आपको बहुत पुरानी और दूसरी नई कविता, इस तरीके से। तो पहली जो कविता है वो आपको गुरुबानी या वृंद के दोहे, इसमें से करके जाना है। अब हिंदी साल भर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उनके लिए तो ठीक है। जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए समय रखा है और अभी दिसंबर जनवरी से पढ़ना शुरू किए,
उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। गुरुबानी, पंजाबी, बच्चे किसी का माइक अनम्यूट है और घर में आप गुजराती में बात कर रहे हो, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। मम्मी आपको डांट रही, सुनाई हमें दे रहा है, ठीक है। तो अब गुरुबानी, ये पंजाबी भाषा में लिखी गई कविता है। ऑलमोस्ट उसके कुछ शब्दों को छोड़कर बहुत कठिन लेवल की हिंदी है, लेकिन इसके भावार्थ बड़े सरल है। तो आपको भावार्थ के लिए और पैसेज में से अच्छे अंक बटोरने के लिए करना क्या है, आप अगर देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में इस कविता का भावार्थ दिया गया है। कहाँ पर? पेज नंबर 107, 108। एक पैराग्राफ का भावार्थ दिया गया है। मैं फिर से वहीं पर आता हूं कि भावार्थ चलो आपने पढ़ भी लिया, कविता समझ में आ गई, लेकिन कविता के पैराग्राफ में आपको व्याकरण में जो शब्द आता है ना, वो अधिकतर क्या आता है पता है? वो आता है कविता के उस शब्द का हिंदी वर्ड। अब मैंने कहा वो पंजाबी भाषा में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, अवधी में लिखी है, मगधी में लिखी है, ऐसी बुंदेलखंडी, ऐसी रीजनल लैंग्वेज को मिला के लिखा करते थे। आज से 700-800 साल का पहले का इतिहास है ये, आज लिखी गई कविता नहीं है। उस वक्त के लोग मेरे जैसे प्रोफेसर टाइप के नहीं थे, डिग्री लेकर और पर्टिकुलर हिंदी पढ़कर आए हो। उन्हें जितनी भाषाओं का ज्ञान था वो दोहा लिखने का काम करते थे, लोक कल्याण का काम करते थे, तो उन्हें अपनी भाषा जो अच्छी लगती थी लिख देते थे। और हमारी किताबों में उस दोहे को भी एज इट इज़ कॉपी किया गया है, उसे ट्रांसलेट करके या उसके शब्दों को सरल करके ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब मुझे बताइए, मेरा प्रश्न आपको समझ में आया कि पैराग्राफ कविता के जो 5वां अ और आक पोयम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर उसके लिए 2-3 घंटे का टाइम देना पड़े तो बच्चों दे देना, एकदम आसानी से। शब्दों के अर्थ आपको पढ़ने ही होंगे, उसके आपको भावार्थ उसका पढ़ना होगा कविता समझने के लिए, स्वमत के प्रश्न समझने के लिए भावार्थ आपको आना चाहिए, संजाल के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए भावार्थ आना चाहिए। समझ गए ये? अब इसके बाद में इसका दूसरा प्रश्न आता है, कविता पैराग्राफ सेकंड वाला, अंक 6, वही तरीका, संजाल, व्याकरण और स्वमत, बराबर। अब ये कौन कौन सी कविता का आता है तो देखो, 1, 3, 7, 9। अब इसमें कविता है पोयम नंबर 12, ठीक है। वो लोकगीत है। लोकगीत यानी रीजनल भाषाओं में जो गीत गाए जाते हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में लावनी बहुत फेमस है, एक तरह से महाराष्ट्र की कल्चर की पहचान है, वो यहाँ की संस्कृति की पहचान है। गुजरात में जिस तरह से डांडिया गरबा का क्रेज़ है, तो पूरे वर्ल्ड में, देश दुनिया में वो उसकी पहचान है। ऐसे ही सालों पहले रीजनल भाषाओं के गीत होते थे। बच्चों के जन्म के समय गीत गाया जाता था, किसी के मृत्यु के समय गीत गाया जाता था, घर में जब खुशियाँ होती है, शादी ब्याह जन्मदिन वगैरह हुआ करता था, तब गीत गाए जाते थे। लड़की की शादी के बाद जब विदाई होती है तब गीत गाए जाते हैं। दूल्हे की शादी होने वाली है, मतलब बेटे की शादी होने वाली है, तब गीत गाए जाते हैं। ऐसे हर भाषा में लोकगीत हुआ करते थे। तो ये जो लोकगीत है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उस रीजन से जुड़ा हुआ लोकगीत है।
बराबर। अब इसमें आपको लोकगीत में करना क्या है, इसे सचमुच में अगर बोला जाए तो ये बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया था। 8 साल से एक सिंगल प्रश्न इस कविता का पूछा नहीं गया है। 8 सालों से बता रहा हूँ। काफ़ी बार हमने कमिटी के लोगों से या अपने सीनियर से बात की है, लेकिन कभी कोई इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाता। अब बच्चों, पूरे राज्य भर में इस साल 15 लाख के आसपास बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मान लो उसमें से 50% लोगों ने हिंदी लिया होगा ऑप्शन में, ठीक है। अब उन लोगों को पढ़ाने वाले टीचर भी तो लाखों संख्या में होंगे, हजारों संख्या में होंगे। बोर्ड जो पैनल बनाती है उसमें 20 से 25 लोग होते हैं। सॉरी, किसका पेपर आउट होगा, कैसे होगा, कुछ बता नहीं सकते। पेपर बनाते समय बोर्ड का जो क्राइटेरिया है उसी को ध्यान में रखकर पेपर बना है या नहीं है, वो भी बातें हैं। तो समझो एग्जाम्पल, किसी सिरफिरे इंसान का पेपर आ गया और जिसमें वो कविता उन्होंने दे दी, तो वहाँ पर उस वक्त आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आज तक नहीं आया है ये पोयम, इसलिए बच्चों को ये पढ़ाया भी नहीं जाता अधिकतर कॉलेज में, क्योंकि इसके शब्द भी पूरी तरह से भोजपुरी है, अवधी में ही है, बुंदेलखंडी में ही है, अधिकतर इंदौरी भाषा है इसके अंदर। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़ रहा हूँ। तो सेकेंड वाली जो कविता है ना, वो 1, 3, 7 और 9 इनमें से आएगी। एक बात अपने पल्ले बांध के रखो कि पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में से कुछ न कुछ पूछा ही जाएगा। हर पाठ, हर कविता से कुछ न कुछ आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं है इसको देखो मत, ऐसा नहीं है। 1 से लेकर 11 तक हर पाठ कविता का कुछ न कुछ आपको पूछा जाएगा। बाकी के लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। अब इसमें 2 प्रश्न आया है मेरे पास कि सर 3rd वाली पोयम रसास्वादन के लिए आ सकती है। बेटा, मैं पेपर तो सेट नहीं करता हूँ, लेकिन न आने का तुम्हारे पास कोई रीज़न है तो प्लीज़ वहाँ पर टाइप कर दो। मेरे पास रीज़न है कि कविता आ सकती है। आपने न आने के लिए क्या सोचा होगा मुझे पता नहीं। और दूसरा प्रश्न है, सर भावार्थ पूछते हैं क्या एग्ज़ाम में? दिव्य, शायद आप लेट हो या आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने ये विभाग शुरू करते ही कहा था कि कविता का भावार्थ कहीं पूछा नहीं जाता, सिर्फ प्रश्नों का आंसर लिखने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है, ये वाला पेज पूरा दिखाओ ना, ये वाला, ऐसे। चरणप्रीत सिंह, ठीक। फर्स्ट पोयम के लिए 3A एंड कौन सा बोले सर? नहीं, फर्स्ट के लिए बेटा मैंने 5 बोला है, आप क्या कर रहे हो? ये है फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए 5th, हाँ, फर्स्ट के लिए 5th A और अ और आ, उसमें 2 पार्ट है, एक वृंद का और एक गुरु नानक जी का, उसमें से एक कंफर्म आएगा। और जो सेकंड कविता आती है उसमें 1, 3, 7, 9 नवनिर्माण, सच हम नहीं सच तुम नहीं, फिर उसके बाद में पेड़ होने का अर्थ और 9 चुनिंदा शेर। अब पोयम में अगर मैं आपको बात करूं बच्चों, तो 7th वाली जो पोयम है डॉक्टर मुकेश गौतम जी की, जो यहीं हमारे बोरीवली में ही रहते हैं मुंबई में, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। टीवी शो होते हैं उनके, टीवी पर आने वाले लाफ्टर चैलेंज में वो 2nd रनर अप थे, मतलब सेमीफाइनल तक आए थे वो, और सेंट्रल रेलवे में अच्छी पोस्ट पर है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। उनके द्वारा लिखा गया यह जो कविता है पेड़ होने का अर्थ, इसे उस साल महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकेडमी द्वारा प्राइज़ मिला था, और उनके तरतूद करने पर, उनके बोलने पर ही यह कविता बच्चों को 12th में आई है। अगर आपने कविता पढ़ी होगी 7th वाली, इतनी सरल है और इतनी समझने जैसी है। पेड़ और इंसान के जीवन का कंपैरिजन है, पेड़ और इंसान का जीवन। पेड़ क्या करता है? अपनी छाया, अपने फूल, अपने फल, जड़, तना, पत्ती, लकड़ी, सब कुछ दूसरों को दे देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता। तो कवि यही
उम्मीद इंसान के जीवन से करते हैं कि हमेशा देने, आपका हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, देने वाले हाथ होने चाहिए, मांगने वाले नहीं। फिर ऐसे लोगों के लिए ऊपर वाला न्याय करता है। समझ गए? अगला प्रश्न एक आया है, चैप्टर का बोलो ना सर। चैप्टर का क्या बोलना है? आप थोड़ा सा क्लियर लिख पाओगे उसे? सर रसास्वादन के लिए कौन सा पोयम करना चाहिए? मैं आपको रसास्वादन का तरीका बताऊंगा बच्चों, कौन सा करना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम पेपर सेटिंग करने नहीं आए हैं। सर पोयम 5th A and B एंड 12B के रसास्वादन के लिए थियोरी टिप्स दे सकते हो? हाँ ज़रूर ज़रूर। सर 7वीं वाली पोयम भी इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। पेड़ होने का अर्थ बड़ी सरल कविता है। कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है? ये आप एकदम T20 वाली बैटिंग पे उतर आए हो क्या? 2 घंटे के लेक्चर करने की ज़रूरत क्या है सर? खाली इम्पोर्टेंट बताओ, ख़त्म करो। तो अगर ऐसा आपको जवाब चाहिए तो बच्चा मेरे ख्याल से ये पूरे पाठ जितने भी चैप्टर है सब इम्पोर्टेंट है। अगला एक प्रश्न है, पर्सनल रिस्पॉन्स में मैक्सिमम कितने लाइन लिख सकते हैं, लिखने होते हैं? 2 अंकों का होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। मैंने बताया 1 अंक के लिए हम 4 लाइन तक कंसीडर करते हैं, तो 2 अंक के लिए आपको 7 या 8 लाइन लिखना है। समझ गए? अब हम आते हैं अगले पार्ट पर हमारे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से डांट खाना शुरू कर दी वो बच्ची बेचारी। रसास्वादन, एप्रिसिएशन, अंक 6, एकदम सही और एकदम आसानी से मिलने वाला मार्क्स। लेकिन कैसे? इसमें 2 प्रकार है बच्चों। एक है मुद्दे के आधार पर और दूसरा है कविता के अर्थ या संदेश के आधार पर। अभी मुद्दे क्या क्या है इसमें? पहला, कविता का नाम। दूसरा, कवि का नाम। तीसरा, पसंद की पंक्तियाँ। फिर कविता की केंद्रीय कल्पना। और 5th वन, पसंद आने का कारण। ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं एक एक मुद्दे के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे करना है ये। अब इसके लिए हमें सभी कविता करनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कविता हमारे पास है कितनी, 1, 3, 5, आ, फिर उसके बाद में 7, 9, इतनी सारी कविता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 कविता में से रसास्वादन किया कैसे जाए? अगर 2 कविता आपको पूछी गई है पैसेज, तो आपके पास बचे 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में से सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? मैं जब बच्चों को सिखाता हूं तो इसमें 1, 7 और 9, फिर से सुनो, 2 प्रश्न आए हैं। सर कौन सी पोयम आपने बोली है कि आने की आशंका कम है? 12th वाली, 1 to 12th लोकगीत। और उसके बाद सर लास्ट 2 क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मिर्जा सिमसिम। कविता की केंद्रीय कल्पना, पसंद आने का कारण। केंद्रीय कल्पना यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम। और 5th वाला है पसंद आने का कारण, आपको यह कविता पसंद क्यों है।
कविता का नाम, कवि का नाम, पसंद की पंक्तियाँ। अब इसमें हमें करना क्या है, पोयम नंबर 1, 3 और 7 की अगर मैं बात करूं, आपको हर पोयम की कम से कम 2 लाइन तो बाय हार्ट करनी होगी, अपनी पसंद की, हर पोयम की। फिफ्थ वाला मत करो, चलो मैं बोलता हूँ छोड़ दो उसे। फिफ्थ अ और आ अगर आपको हार्ड लगता है तो मत करना, लेकिन वृंद के दोहे सरल है। अगर आपने अपने स्कूल डेज में कबीर के, रहीम के, रसखान के दोहे वगैरह पढ़े होंगे तो वो उसी तरीके से वृंद के दोहे सरल है। गुरु नानक जी वाला जो पाठ है वो गुरुबानी, वो कठिन है, वो आपसे नहीं हो पाएगा बच्चों बाय हार्ट, क्योंकि उसका पैराग्राफ ही 5 लाइन का है। पहली बात, आप वो करने जाओगे तो आप वो लिख भी नहीं पाओगे। एक बार अगर आपने बाय हार्ट कर भी लिया बच्चों, लिख नहीं पाओगे क्योंकि वो भाषा कठिन है। वृंद के दोहे आपको सरल है। गुरुबानी में सबसे अच्छी बात है कि उसका मैसेज बड़ा अच्छा है, इसलिए जब आप भावार्थ पढ़ोगे तो गुरु नानक जी के विचार आपको इतने अच्छे लगेंगे कि मानवता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और उन्होंने महत्व उसी चीज़ को दिया है। दिखावे की भक्ति, दिखावे का तरीका, इन सबको दरकिनार किया है उन्होंने, तो वो भावार्थ पढ़ते समय आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन कविता की पंक्ति आपको बहुत लिख के याद करनी होगी, इसके लिए मैं बच्चों को थोड़ा मना करता हूँ। हालांकि कविता वो सबसे अच्छी है पूरे टेक्स्ट बुक की। तो आपको कविता का नाम बाय हार्ट करना है, एक पेज पे लिखना है। समझो आपने लिखा नवनिर्माण, नवनिर्माण में आप उसके सामने की कम से कम 2 लाइन लिखकर याद करोगे, ये 2 कॉमन चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा है आपको उस कवि का नाम याद करना है, ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 3, तीनों पॉइंट के लिए 1 1 अंक है, 3 अंक आपके यहाँ पर हो गए। कविता की केंद्रीय कल्पना और पसंद आने का कारण, ये 2 अंकों के लिए वहाँ पर है। अब केंद्रीय कल्पना फिर से मैं आता हूँ, आप टेक्स्ट बुक ओपन करिए, पेज नंबर आपका 1, पेज नंबर 1 में पाठ परिचय दिया है। नवनिर्माण कविता में पाठ परिचय दिया गया है, बराबर। हाँ, ये आईफोन ने एक प्रश्न पूछा है, 5वीं कविता छोड़कर सभी कविता करनी है क्या? जरूर, क्योंकि बाकी की कविता एकदम सरल है, आप वो कर सकते हो। आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है, नहीं तो कविता का भावार्थ एकदम सरल है वो। अब मैं आ रहा हूँ नवनिर्माण पेज नंबर 1 पर। इसमें जो पाठ परिचय होता है उसकी लाइन अगर आप पढ़ोगे, सेकेंड लाइन से मैं शुरू करता हूँ। कवि मनुष्य को संघर्ष करने के लिए, अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है, इस सत्य से भी कवि ने अवगत कराया है। और कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये जो 3 या 4 लाइन है, इसमें से कम 2 लाइन आपको लिखना है। ये सेंट्रल आइडिया है पोयम का, कविता की केंद्रीय कल्पना यही है। अब आपको ये पसंद क्यों है, इसका जवाब भी इसी में से आपको बनाकर लिखना है। अगर मैं नवनिर्माण की बात करूं तो नवनिर्माण यानी क्या, कुछ नया करना है। तो कवि ने इस कविता में क्या नया करने के लिए कहा है? अगर इसका लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, मैं अधिकतर बच्चों को बोलता हूँ वो याद करके जाओ, जिसमें नर और नारी के बारे में है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है, दोनों सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। अब ये कविता मुझे क्यों पसंद आई? क्योंकि कवि ने इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान दर्जा दिया है कि समाज का नवनिर्माण करना है, नए समाज का निर्माण करना है, पुरानी रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों को तोड़ना है, तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से साथ आना होगा, एक दूसरे से कंधा मिला के चलना होगा, एक दूसरे के साथ चलना होगा, तब कहीं जाके हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी पसंद की पंक्तियाँ ये है। समझ गए? मैं एकदम
स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि रसास्वादन जो मुद्दे के आधार पर है ना, वही वाला लिखो बच्चों। जो सेकंड वाला पार्ट है कविता के अर्थ के आधार पे, ये लिखना तो पूरा पैराग्राफ जैसा है कि उस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहता है, उस कविता के अर्थ के आधार पर आपने क्या सीखा, इसको बिना किसी पॉइंट के हमें पैराग्राफ वाइज लिखना है और एक पेज कम से कम 20 से 25 लाइन पूरा लिखना है। हालांकि ये कठिन है, नामुमकिन नहीं है, बच्चे लिखते हैं कुछ, लेकिन इसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस कम है कि अगर आपने टू द पॉइंट लिखा तो ठीक है, अगर आप बहक गए और लिखते लिखते आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब एक कर दिया आपने, तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो 6 में से बहुत भी अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो 3 या 3.5, इसके ऊपर नहीं। लेकिन मुद्दे के आधार पर अगर आप बच्चों लिखोगे तो एकदम इजी, एक इसका एक, इसका एक, इसका अगर एक आधा आधा मिला तो ये हो गया 3, 4, 5, 6 अंकों का। सॉरी, कविता की केंद्रीय कल्पना भी 1 अंक की है, एक तो 1, 2, 3, 4 और लास्ट में आपको 1.5 या 1 भी मिला तो आपको ये 4.5 से 5 तक हो जाएगा, 4.5 से 5 तक अगर आप मुद्दों के आधार पर लिखते हो तो। लेकिन आप पर कविता के अर्थ के आधार पर लिखोगे तो शायद इतना नहीं मिलेगा। एक प्रश्न आया है, सॉरी मुझे सर वो मैसेज आप स्क्रॉल कर सकते हो क्या, जो एक ऊपर चला गया है मैसेज, सर मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं। पसंद आने के कारण में कविता क्या पसंद आई वो लिखना है या वो लाइन लिखूं कि पसंद आई वो लिखना है। अरे बाबा, आपका प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कविता पसंद आने का कारण से ज़्यादा वह पंक्ति आपको क्यों पसंद आई ये लिखना है। आप सवाल समझे नहीं बच्चा। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, पसंद की पंक्तियाँ, फिर उसके बाद पसंद की पंक्तियाँ, फिर वही उसी से रिलेटेड है ना वो पसंद आने का कारण, तो आपको वही लाइन ज़्यादा क्यों पसंद आई उसके बारे में लिखना है। लेकिन जब आप कविता की केंद्रीय कल्पना लिखोगे तो उसमें उस पूरे पोयम का आइडिया आना चाहिए। समझा आपको? केंद्रीय कल्पना सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम वो पूरा, लेकिन उस पूरे पोयम में मुझे ये 4 लाइन बहुत पसंद आई, मैंने लिखा। ये 4 लाइन क्यों पसंद आई वो भी मैंने लिखा, बस ऐसा। प्रतीक विधान या कल्पना लिखने आते हैं क्या? मैंने केंद्रीय कल्पना आपको लिखा है, प्रतीक विधान जैसा प्रश्न आज तक तो नहीं आया। उसके यही 5 पॉइंट ही पूछे जाते हैं, जिसमें से एक पॉइंट जो है कविता का नाम वो वहीं पर दिया होता है। प्रतीक विधान तो आज तक पूछा नहीं गया है। ये मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने क्लियर किया है। सर ये सेकंड वाला रसास्वादन हमें कैसे लिखना चाहिए? सेकंड वाला, अच्छा, कविता के अर्थ के आधार पर, जैसे पोयम नंबर 7 की बात करते हैं। पेड़ होने का अर्थ, उस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहता है उसका प्रश्न मैं पहले देखता हूं, फिर आपको बताता हूं। पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। अब मैंने आपको बताया कि ये कविता इतनी सरल है कि मनुष्य और पेड़ दोनों के बारे में तुलना करके बताया गया है। पेड़ अपने जीवन में पैदा होने से मरने तक अपने जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो पेड़, तना, पत्ती, जड़, फल, फूल, हवा, छाया, कुछ भी है, वो दूसरों को देना सीखा है। अपना जीवन दूसरों पे कुर्बान। पूजा पाठ के लिए लकड़ी चाहिए, पेड़ का हो गया। किसी के मरने पर अर्थी सजानी है, पेड़ की लकड़ी हो गई। किसी को बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, पेड़ की लकड़ी हो गई। घर के सामान रखने हैं, पेड़ की लकड़ी हो गई। न जाने कितने जगह पर वो काम आता है। शुभ काम है, तुलसी का पौधा लेकर आओ। तबीयत खराब है, नीम के पत्ते का काढ़ा पिलाओ। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में एक वट सावित्री की पूजा होती है। अपने पति के लंबी उम्र के लिए उस वट वृक्ष की परिक्रमा करके
औरतें सुहागन जो होती है वो आशीर्वाद मांगती हैं, तो उसका साइंटिफिक तो है ही है जो होना है। अगर आपने पढ़ा होगा साइंस में नीम के पेड़ के बारे में, नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है रात में। तो नीम के पेड़, ये भी हमें पता है कि पहले के ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले, जब इतने प्रकार की कंपनियां या इनके पेस्ट नहीं हुआ करते थे, तो गांव वाले उसी नीम और बबूल के लकड़ी से ही दांत साफ किया करते थे, और मरते दम तक 80-90 साल की उम्र तक भी उनके दांत सलामत रहते थे। ये सब चीज़ें पेड़ के फायदे में ही है, मैं पाठ से हटकर कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो पेड़ हौसला है और पेड़ दाता है, ये दोनों पॉइंट इसमें कैसे आएगा? कितनी भी तेज आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। अपने ऊपर बसने वाले चिड़ियों के, पक्षियों के घोंसलों को गिरने नहीं देता, उनको संभाल कर रखता है। अपनी छाया में आए हुए लोगों को वह संभाल कर रखता है। दुख हो सुख हो, पेड़ की स्थिति हमेशा एक जैसी होती है। तो वही हौसला है, वही दाता है, मतलब देने वाला है। तो आपको वहाँ से स्विच करके फिर मानव जीवन के बारे में लिखना है। सेकंड वाला पोयम रसास्वादन मुद्दों के आधार पर लिखा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जब आपको मुद्दे पहले के लिए लिखा है तो सेकंड में क्यों लिखोगे आप? आपने तरीका ही गलत कर दिया। तीसरा है सर, कौन सा रसास्वादन बेटर होगा अटेम्प्ट करने के लिए? मैं फिर से कहता हूँ मुद्दे वाले, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम ऐसे बाइफरकेट करके दी गई है, तो बच्चों आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। कवि का नाम लिख दिया 1 मार्क्स, पसंद की पंक्तियाँ लिख दी 2, पसंद आने का कारण लिख दिया 3, फिर केंद्रीय कल्पना एक आधा लाइन लिखे, आधा मिल गया 3.5। फिर उसके बाद में अगर आपने उसके अगले पॉइंट में जैसे कि मुद्दों के आधार पर एक एक चीज़ें लिखी हैं तो आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे, एक साथ में कलेक्टिव नहीं मिलेगा, 1-1 आधा 1 ऐसे मिलेगा। और जो सेकंड वाला है उसमें भावार्थ कितना भी लिख दो वो पूरे के पूरे लाइन का एक साथ मिलेगा, 6 में से 4 मिला, 3.5 मिला, 4.5 मिला, वैसा। इसके लिए मुद्दे वाला हमेशा अच्छा है। सर इन लोग के डाउट्स एंड में सॉल्व कीजिए, वरना ये लोग पूछते रहेगा और पढ़ाने नहीं देगा, आपकी लिंक तोड़ेंगे बीच बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, मेरे बारे में आपने इतना सोचा, थैंक यू। लेकिन उन बच्चों का डाउट भी क्लियर करना मेरा ही काम है, आप डरिए मत, लिंक कहीं नहीं टूटेगा और आपका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। ओके, चलो। रसास्वादन के बाद पोयम का जो सबसे लास्ट वाला फेज आता है वो फिर से वही है अपना साहित्य संबंधी। इसमें 4 प्रश्न, 2 लिखने हैं, इसका भी अंक 2, साहित्य संबंधी का। इसमें भी वही पोयम के 4 प्रश्न आएंगे, कवि का नाम क्या है, पसंद की पंक्तियाँ क्या है, ऐसा सब लिखा होगा। तो आपको वो एक पेज पे लिख के याद करना है। गद्य के 20 हो गए, पद्य के 20 हो गए। सर आप कविता की केंद्रीय कल्पना का आपने क्या कहा था टेक्स्ट बुक में रेफ़र करने के लिए, आपका ध्यान नहीं है क्या? मैंने हर कविता, सर यदि गुरुबानी का रसास्वादन आया तो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने लास्ट 1 साल के क्वेश्चन पेपर में देखा है, हाँ आया था पिछले साल। तो गुरुबानी की जो सबसे आसान वाली पंक्ति होगी वो आपको याद करनी होगी, लिख लिख कर, कम से कम 2 लाइन तो सही लिखना होगा आपको। और उसमें भी मेरे ख्याल से जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो थोड़ा सा सरल है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर की पूजा पाठ करने के लिए हमें सोना चांदी हीरे मोती बड़ी सी थाली ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मन की ज़रूरत पड़ती है। वो भगवान जिसकी पूजा पूरा आसमान मिलके करता है, पेड़ पौधे मिलकर उसकी आरती करते हैं, उस भगवान को तू भक्त यानी कि मैं या आप, हम क्या ही उसके लिए कर पाएंगे। ये लास्ट वाला पैराग्राफ में दिया है, तो आपको वो थोड़ा सा याद हो सकता है क्योंकि उसमें अधिकतर शब्द हिंदी के हैं। और एक प्रश्न वहाँ पे था ये
साहित्य संबंधी के लिए तो आपको इसमें भी कवि का नाम, उनके द्वारा लिखी गई कविता किस भाषा में थी वो, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, 3 ही प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं अधिकतर। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा और इम्पोर्टेंट विभाग। ये बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखना। विभाग 3 विशेष अध्ययन, यहाँ पे लिखना कविता 13 कनुप्रिया, अंक 10। तीसरा विभाग जो है 10 अंकों का, वो सिर्फ और सिर्फ कविता 13, सॉरी मैं इसे कविता कह रहा हूं, एक्चुअली ये महाकाव्य है। कनु प्रिया, कनु यानी कान्हा, प्रिया यानी उनकी प्रिय यानी राधा। सॉरी, माफी चाहता हूं बच्चों। अब यहाँ पे कनुप्रिया के प्रश्न देखो कैसे आएंगे। पहला है पैराग्राफ, अंक 6, जिसमें तरीका वही, संजाल 2 अंकों का, व्याकरण 2 अंकों का, स्वमत 2 अंकों का। आपने कविता अगर देखी होगी ना, ये कविता कुल मिलाकर 4.5 पेज की है। कनुप्रिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य जगत के भीष्म पितामह जैसे थे वो। उन्होंने जब यह लिखा तो इसे रामायण और महाभारत के तरीके का महाकाव्य ऐसा कहा गया। और सिचुएशन भी क्या है कनुप्रिया का, जब भगवान कृष्ण अपनी करोड़ों की सेनाएं लेकर लड़ने के लिए निकलते हैं कौरवों के अगेंस्ट में पांडवों के साइड से, तब वो राधा उसी बीच रास्ते में वहाँ पे वृंदावन में वहीं पर खड़े होकर राधा अपने मन से बात करती है। 2 राधा की बातचीत है, एक जो होश में है जो सच्चाई जानती है, एक जो बेहोशी में है जो सिर्फ एक ही बात जानती है कि मैंने पूरे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा से प्रेम किया है, कान्हा से प्रेम के गीत सुने हैं, कान्हा से प्रेम की बातें सुनी है। आज वह इतना स्वार्थी हो गया है कि वह मुझे छोड़कर, प्रेम छोड़कर, गोकुल छोड़कर सिर्फ और सिर्फ युद्ध के बारे में सोच रहा है। तो दूसरी राधा उसे समझाती है कि भले आज वो अपने प्रेम वाले विषय से दूर चला गया है, लेकिन राधा तुम ये भी तो सोचो, इस पूरे जहां में ऐसा कौन है, कौन सा इंसान है जिसके पास करोड़ों की सेनाएं हैं? वो है सिर्फ तुम्हारा कान्हा। वो कान्हा जो आने वाले भविष्य में रचयिता बनेगा, सम्राट बनेगा, विश्व की रचना करने वाला बनेगा। किसका प्रेमी है? सिर्फ तुम्हारा। आने वाले समय में उसके सारे गुण माफ हो जाएंगे, अवगुण माफ हो जाएंगे, कर्म, स्वधर्म, दायित्व सब भूल जाएगा वो। लेकिन नाम किसका होगा? राधा और कृष्ण का। लेकिन राधा इन सब बातों को फिर से अगेंस्ट में जवाब देती है उनको कि अगर तुमने अपने ओठों से मुझे कुछ भी कहा है कान्हा, तो मुझे सिर्फ प्रेम सुनाई दिया है, सिर्फ राधा सुनाई दिया। हो सकता है तुमने उस वक्त भी मुझे बताया हो कि इंसान का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका दायित्व क्या है, लेकिन ये सब बोल भी मुझे तुम्हारे ओठों से प्रेम ही लगे हैं, राधा ही लगे हैं। इसलिए तुम मुझे समझाने का प्रयत्न मत करो। कनुप्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पोयम है बच्चों आपके लिए।
इस पे ध्यान देना है। पूरे की पूरी कविता से 10 अंक मिलेंगे। अगर आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है तो कनुप्रिया पेज ओपन करिए, मैं उसमें कुछ खास बातें आपको बता देता हूं। पेज नंबर 73 से कविता शुरू होती है, बराबर। सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो पिंक बोल्ड लेटर में आपको लिखा गया है सेतुमय। सेतु यानी ब्रिज। राधा का इस्तेमाल कृष्ण ने ब्रिज की तरह किया। प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए राधा उनसे यही कंप्लेन करती है कि तुम आज ये करोड़ों की सेना लेके मेरे सामने से जा रहे हो, मेरे ही सिर पर पैर रख के तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब इस कविता का भावार्थ भी आपको इसी पाठ में दिया गया है। पेज नंबर 71 देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखा है सेतुमय और करीब 8 से 10 लाइन का एक पैराग्राफ है। ये है उस पैराग्राफ का भावार्थ। इसलिए कह रहा हूं कि कविता अगर आप पढ़ोगे तो एकदम इजी समझ में आ जाएगी। राधा कृष्ण के अटूट प्रेम के बारे में ही ये पूरी कविता है। इसके लिए भावार्थ पढ़ना और इसके प्रश्नों का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक 6 अंकों का, फिर अगला दूसरा प्रश्न इसमें आता है 80 से 100 शब्दों में प्रश्न का उत्तर। अंक 4, 2 में से एक लिखना है। अब ये 2 प्रश्न भी आपके टेक्स्ट बुक में ही है, पेज नंबर 77 पे है शायद, नहीं 78 पे देखो। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। सार्थकता यानी सिग्निफिकेंट, जीवन क्या है राधा की दृष्टि से बताना है, बराबर। ये दोनों प्रश्न ही आएंगे और इन्हीं दोनों में से एक लिखना है। पैसेज इसी कविता का आएगा 6 अंकों का, प्रश्न आएंगे 4 अंकों का, एक लिखना है 80 to 100 वर्ड्स का। हो गया एकदम आराम से आपके 10 अंक कहीं नहीं। और ये कनुप्रिया पाठ बच्चे थोड़ा सा पढ़ते ही नहीं है, ध्यान नहीं देते, उनको लगता है पैसेज में से 6 आ गया बस हो गया, प्रश्न की तरफ जाते नहीं है, तो आपका 4 अंकों का सीधा सीधा नुकसान है बच्चों। इसके लिए आप कनुप्रिया पाठ को एकदम अच्छे से तैयार करके जाइए। अब अगला विभाग है 4th 1। ये पूरा लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही। विभाग 4 क्या क्या है इसमें? व्यावहारिक, हिंदी, अपठित, गद्यांश, पारिभाषिक, शब्दावली। अंक 20। इतना पहले आप लोग लिख लो। व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक, शब्दावली। ठीक है, 20 अंकों का। यह है आपका विभाग 4।
सर एक बार से फिर से बताओ। क्या बताऊं भाई, क्या पूछना है आपको, फिर से क्या बताऊं? अब इसमें पहला प्रश्न, प्रशांत का उत्तर लिखिए। कनुप्रिया की बात कर रहे हो? कनुप्रिया, पाठ के प्रश्नों का उत्तर आपको नवनीत में दिया गया है, नहीं तो आपको भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ के पहले के जो इंट्रोडक्शन के 2 पेज हैं वो आपको पढ़ने हैं, दोनों के जवाब उसी के अंदर है। ठीक है, आगे प्रश्न चौथा अ, ध्यान से देखना बच्चों। 100 से 120 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखिए। एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, पाठ 14, 15, 16, 17, 18, बस यही आएगा विभाग 4 में। पाठ 14, 15, 16, 17, 18 मैं शुरू करने के पहले ही चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये पांचों पाठ के कोई भी प्रश्न के उत्तर आपको बाय हार्ट नहीं करने, सिर्फ आपको रीड करना है 1 या 2 बार पाठ। प्रश्न उत्तर रटने मत जाना, क्योंकि यहाँ पर पेपर पैटर्न इतना अच्छा है कि आपका समय और आपकी एनर्जी दोनों बचा देगा। वो आपको पहला जो प्रश्न आ रहा है वो है 100 से 120 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें बच्चों आपको एक प्रश्न आएगा, केवल कोई ऑप्शन नहीं है। एक प्रश्न दिया होगा, उसका आंसर आपको लिखना है। कितने अंकों का? 6 अंकों के लिए। सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या हमको? इसका मतलब किसका पीडीएफ चाहिए? आपको लिखना है बच्चों, देख के लिखना ही है। पीडीएफ शायद से तो नहीं मिल पाएगा आपको। हर्षित दुबे, मुलुंड ब्रांच का ही है क्या? शायद। तो पहला एक प्रश्न, हाँ बस बाकी बातें मैं समझ गया हर्षित, बाद में बात करता हूँ तुमसे मैं। हाँ, 100 से 120 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखिए, अंक 6। यहां तक सही है बच्चों? अब देखो, ये प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको पल्लवन, फिर उसके बाद में फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन और मैं उद्घोषक, ऐसे 4 पाठ के प्रश्न रट कर जाने होंगे अगर ये प्रश्न लिखना है तो। मेरी सलाह है बिल्कुल मत करो, क्योंकि इसके ऑप्शन में क्या है मेरे पास? अथवा। एक पैराग्राफ, अंक 6, तरीका वही, संजाल 2 अंकों का, व्याकरण 2 अंकों का और स्वमत 2 अंकों का। ये कहाँ से आएंगे? पाठ 14, 15, 18 से तो फिर भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ अध्ययन हेतु यानी पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रकाश वाला, जिसमें सभी जीव जो अपने अपने बॉडी से लाइट निकालते हैं उनके बारे में डिटेल्स है। लेकिन बाकी के 4 पार्ट जो हैं 14, 15, 16, 17, उसमें से एक पैराग्राफ आएगा।
ये है ऑप्शन उस बड़े प्रश्न का। अब आपको समझ में आएगा, ये है ऑप्शन उस बड़े। जब मेरे पास पैराग्राफ वाला ऑप्शन है तो मैं प्रश्न रट कर अपना समय क्यों बर्बाद करूं? समझ में आया? आपको पैराग्राफ देखना है, उसके आंसर लिखने हैं, कितना भी कम हुआ 5 आराम से मिलेगा। व्याकरण, समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यही सब होता है। स्वमत आपको ही लिखना है, 1 अंक कम से कम मिलेगा, एकदम लीस्ट वाला बता रहा हूँ। फिर वो संजाल या आकृति जो भी आए वो तो इजीली 5 मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न का उत्तर लिख के आपको 6 में से 5 तो नहीं मिलने वाला, मैं दूंगा भी नहीं, एग्जामिनर हूँ तो। ये हो गया प्रश्न अ, खत्म। अब फिर से आ, एटी से 100। फिर से वही आ गया। पहले बड़ा प्रश्न था 100 से 120 शब्दों का, अब इसमें क्या है 80 से 100 शब्दों का। 2 प्रश्न दिया होगा, लिखना कोई एक है, बराबर, 4 अंकों का। मैं कहता हूं ये भी नहीं करना है, क्योंकि इसके ऑप्शन में इससे भी अच्छी चीज मुझे मिल रही है। क्या है वो? 4 4 MCQ, 4 अंकों के लिए, जिसके ऑप्शन भी दिए होंगे। यानी हमारी तुम्हारी भाषा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक। 4 अंक एकदम आसानी से, प्रश्न पढ़ने का झंझट नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपको ये पाठ पढ़ने होंगे, 16, 14, 15, 16, 17। एक बार पाठ पढ़ोगे, पिछले 2-4 साल का पेपर देखोगे, कॉमन प्रश्न ही है बहुत सारे और आंसर भी। यहाँ पे मार्क्स मिलना एकदम आसान है। सर मैंने अभी हिंदी स्टार्ट नहीं किया है, कोई टिप्स प्लीज़। क्या ज़रूरत है 2026 में देना एग्ज़ाम? अब इतनी जल्दी शुरू करके क्या ही करोगे तुम? सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो पास तो कोई भी हो जाता है आजकल, लेकिन अगर स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हो तो सॉरी टू से आप लेट हो थोड़ा सा। अगले 1 हफ्ते का पूरा प्लान बना लो। दिन के 8 घंटे की पढ़ाई सिर्फ हिंदी की करो, पद्य ख़त्म करो, गद्य ख़त्म करो, कनुप्रिया करो। फिर उसके बाद में ये जो वाला 4th वाला चैप्टर है वो, सॉरी 4th वाला विभाग जो है वो, और व्याकरण, ऐसे सबको 2-2 दिन दे दो, तब तुम्हारा कुछ भला हो पाएगा, अदरवाइज़ ठीक है। चलो अब इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन,
अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज जो आपके टेक्स्ट बुक से बाहर से आएगा। 6 अंकों का है, बहुत आसान है। संजाल लिख लो, व्याकरण लिख लो, स्वमत लिख लो। स्वमत छोड़कर बाकी सब में पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ये आपके लिए बोनस है, पूरे पाठ में ये आपके लिए बोनस है। व्याकरण में क्या करना है वो आप एक बार लास्ट में बताइए प्लीज़। अरे पहले पेपर पैटर्न तो समझ ले मेरे भाई, सभी कुछ बताया जाएगा। अधूरा छोड़ के मैं कहीं नहीं भागने वाला तुम्हें। जब मेरा बताना ख़त्म हो जाए उसके बाद में तुम्हारे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अधूरी लगे तब बात करो, बीच बीच में ऐसे अननेसेसरी प्रश्न मत करो आप लोग। अब उन्होंने हिंदी स्टार्ट नहीं किया, उनको टिप्स चाहिए। सुबह मेरे ख्याल से आस्था चैनल पे एक बाबा आता है, वो फ़ोन नंबर देता है अपना कि भाई मुझे कॉल करो, 400 रुपये में वो अच्छे अच्छे टिप्स देता है, जीवन में सफलता के मंत्र। वहाँ पे कुछ अगर आप ट्राई कर सकते हो तो देख लो। ये बच्चों अपठित गद्यांश अंक 6, संजाल 2 अंकों का, व्याकरण 2 अंकों का, स्वमत 2 अंकों का, ठीक है। और इसका जो चौथा पार्ट है ई पारिभाषिक शब्दावली यानी इंग्लिश टू हिंदी, अंक 4। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है वो 109110, 109, 110। 8 में से 4 8 में से 4 लिखना है, 4 अंकों का होता है। टेक्स्ट बुक में 109, 110 पेज है। पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं इसे, इंग्लिश टू हिंदी। नहीं बेटा, अभी वो साथ में दोनों तो नहीं चल सकता है। मैं आपको पेपर एक बार लास्ट में दिखा सकता हूँ, लेकिन समय रहा तो पहले हम ये क्लियर कर ले पूरी बातें जो मुझे बताना है। मैं बताकर संतुष्ट हो जाऊं, मेरा पूरा स्टॉक ख़त्म हो जाए नॉलेज का, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। फिर पारिभाषिक शब्दावली बच्चों अगर आप ध्यान दोगे पेज नंबर 109 अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो आप देखो उसमें अलग अलग पार्ट है। कुल मिला के 5 पार्ट है, 1 2 3 नहीं 4 है, 4 है। सबसे पहला है पदनाम यानी पोस्ट डिजिग्नेशन, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, कार्यालय यानी ऑफिस। इन जगहों पर कौन से इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उनकी हिंदी। सेकंड है बैंक एवं वाणिज्य यानी बैंकिंग सेक्टर में और कॉमर्स के सेक्टर में जो हिंदी शब्द के इस्तेमाल होते हैं वो। थर्ड है आपका वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक वर्ड्स, और फोर्थ है कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर से संबंधित। पहले में कुल 47 वर्ड्स हैं, पहले में 47 है और उसके बाद के बचे हुए में लगभग से 33 है। आता 8 है, लिखने 4 है, और मेरी सलाह है 8 के 8 लिखो। कैसे? फर्स्ट 47 में से कम 4 शब्द आएंगे। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। पहले 47 में से 4 शब्द आएंगे ही आएंगे, और बचे हुए 33 यानी 3 पार्ट में से एक शब्द लगभग से आएगा, 8 शब्द आएंगे ऐसे। तो अगर आप फर्स्ट 47 ही कर लोगे तो आपको 3 शब्द बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और एक अच्छी बात,
4-5 साल का पेपर अगर आप देखोगे ना, शब्द ऐसे ही आए जो हमसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, हमने सुने होते हैं, लेकिन उसकी हिंदी हमें नहीं पता। ये हमको सबको पता है कि ये, जैसे ये मोबाइल नंबर इनवैलिड है, बराबर, ये हमें शब्द का प्रयोग पता है कि इनवैलिड है, लेकिन इसकी हिंदी अवैध है ये हमें नहीं पता। तो ऐसे ही शब्द आपको पूछे जाएंगे कि टेम्पररी है, अस्थायी रूप से है, या फिर आप कहीं जाते हो कि बाय लॉ आप एकदम गलत कर रहे हो, तो ये उपविधि है। इस कार्य को करने का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर यानी कार्यविधि। तो ऐसे शब्द जो इंग्लिश तो हमें पता है लेकिन उसकी हिंदी नहीं पता है, और वो इंग्लिश के शब्द हमारे फैमिलियर है, हमें बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, हमने पढ़े हैं, लिखे हैं वैसे शब्द, तो उनकी हिंदी आपको पढ़नी है। और यहाँ पर आपका ये वाला पूरा सेक्शन खत्म हो गया। अब सबसे लास्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट, विभाग 5, ग्रामर, व्याकरण, अंक 10। अ, काल परिवर्तन, आ, रस, ई, अलंकार, मुहावरे, ऊ, भाई तुझे क्या हो गया है? वाक्य शुद्धिकरण, ये 5 प्रकार के व्याकरण हमें आते हैं। ये सब होते हैं ये पूरे व्याकरण के लिए मैंने एक बार में लिख दिया है। काल परिवर्तन, रस, अलंकार, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, कुल 5 प्रकार, सबके 4-4 दिए होते हैं। लिखने 2-2 ही है और 2 अंकों का ही आता है, यानी आपका ये पूरा विभाग जो है 10 अंकों का है। काल परिवर्तन हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बराबर। आपको यहाँ पर भूतकाल के 3, वर्तमान के 3 और भविष्य के 1 प्रकार पढ़ने हैं। आईसीएसई, सीबीएसई में हर के 3-3, 4-4 प्रकार होते हैं, यहाँ पे नहीं है। स्टेट बोर्ड में सिर्फ 7 प्रकार के काल आपको पढ़ने हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और एक सामान्य भविष्य काल। कुल 7 प्रकार के हैं ये। उसके बाद है रस और अलंकार। ये बच्चों एकदम से नई चीज़ है आप लोगों के लिए, स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो कंफर्म, उन्होंने 11th में ही पढ़ा होगा पिछले साल और इस साल ये 12th में। रस अलंकार के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो भी एग्जाम्पल है वो वहाँ पर दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो रस का कौन सा प्रकार है या अलंकार का कौन सा प्रकार है। लेकिन करोगे कैसे? जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में ही दिया है
सिर्फ वही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं। तो सभी लोग कृपया करके टेक्स्ट बुक ओपन करिए और जो पेज नंबर मैं बताता हूँ एक बार देखिए। मैंने मेरे कॉलेज के बच्चों को किस ट्रिक से सिखाया है वो देखो। एक सच्चाई जो हम सब जानते हैं कि 12th के बाद कॉमर्स में एज ए सब्जेक्ट हिंदी तो अब आपको नहीं है ही नहीं। अब आगे कॉमर्स के साइंस के बच्चों को, आर्ट्स वालों को फिर भी रहती है ज़रूरत। तो रस अलंकार की परिभाषा याद करके उसको पहचानना मेरे हिसाब से आपके लिए कठिन है। इसके लिए आप क्या करिए, ट्रिक पे जाते हैं। ट्रिक क्या है देखो, पेज नंबर 11 ओपन करो। आप अपने पास एक पेन और एक अपनी नोटबुक रखो। ये है रस और वहाँ पे लिखो उदाहरण, बराबर। पहला रस का नाम है रौद्र रस। एक बात एकदम डंके की चोट पर नोट कर लो, इस पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के बाहर के उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे। नहीं मतलब नहीं, समझ गए? इसलिए इतना बिंदास होके तुमको ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। रौद्र रस, उसमें 2 एग्जाम्पल है। पहला है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, बराबर। अब बच्चों को मैंने सिखाया कैसे है कि बच्चे इसको 1 बार 2 बार पढ़। बच्चे ने पढ़ा, याद हुआ? नहीं सर। क्या करना चाहिए? सुनो सर, सुनो। इसके कम से कम 4 कोई भी शब्द लिख ले, ऐसा मैंने बच्चों को बताया। तो बच्चे ने यहाँ वहाँ के 4 शब्द लिख लिए। श्री कृष्ण लिखा, अर्जुन लिखा, भूलकर लिखा, युगल लिखा। मैंने कहा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया तेरे लिए। अब काम कर कि शुरुआत के 4 शब्द लिख, श्री कृष्ण के वचन सुन, बस इतना ही। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, दिव्य जी है रस में विष मत घोल। अब इसमें मुझे सरल शब्द क्या लग रहा है सर? सर रे, दूर हट, दूर हट। रौद्र रस के 2 एग्जाम्पल आएंगे बोर्ड में, समझो। दोनों में से आपको ये दोनों शब्द याद करने हैं कि अगर मैंने वहां पर देखा कि एक लाइन में लिखा है दूर हट, मतलब वो रस का कौन सा उदाहरण है? रौद्र का। यही ट्रिक मैंने बच्चों को करवाई है, रस में भी अलंकार में भी, कि आप अपने मन के मुताबिक 3-4 शब्द लिखो, या शुरुआत के 3-4 शब्द लिखो, या उस पूरे पैसेज में आपको जो सरल शब्द लगता है वो कम से कम 3-4 लिख लो। तो बच्चे ने अपने अपने हिसाब से पूरे ग्रुप में बनाया। 7 ग्रुप ने 7 अलग अलग प्रकार के बनाए। सबका पेपर सर्कुलेट किया मैंने एक दूसरे को, और 1 हफ्ते में रस और अलंकार उनको बाय हार्ट हो गया। मैं अगर कोई भी एग्जाम्पल सिर्फ रीड भी करूंगा तो बच्चे हाथ उठाकर जवाब दे देते हैं, रौद्र रस है सर, श्रृंगार है, हास्य है, यही। तो आपको ये करना होगा। आपको ये खुद के फॉर्मूले, खुद के ट्रिक अभी बनाने होंगे, जैसे मैंने बताया वैसे। ये आपको रस में भी काम आएगा और अलंकार में भी। अगला है विभाग 5 का मुहावरे। मुहावरे वैसे पूरे टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी आएगा, लेकिन उसके लिए पीछे पेज पर, पेज नंबर 100 और 101 पे मेरे ख्याल से मुहावरे हैं। 105 और 106 पर वो कुल मिला के 88 के आसपास मुहावरे हैं। लेकिन पढ़ना और समझना दोनों इस वक्त समय के साथ बेईमानी होगी। इसके लिए जो पाठ के मुहावरे हैं ना, सिर्फ वही करो। पाठ के वो आपको नवनीत में भी मिल जाएंगे और आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए होते हैं। जो शब्दार्थ है वहाँ पे दिया होता है। और अगर समय है तो पीछे वाले पढ़ लेना। जो बहुत
सामान्य है वही सब पूछा जाएगा। एकदम अचानक से कुछ पूछा नहीं जाएगा जो आपने आज तक नहीं सुना हो। दे दिया वहां पर, पेट में दाढ़ी होना, और ये तो कभी सुना ही नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? दूसरों को देख के जलना, ईर्ष्या होना। लेकिन ये आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो ऐसा मुहावरा पूछते भी नहीं है। वहाँ पे इजी वाला पूछेंगे। गले का हार होना, बहुत प्रिय होना, 2 दूनी 4 होना, मेहनत करके चीज़ें बढ़ाना है। ऐसे मुहावरे आपको पूछे जाएंगे जो आपके थोड़ा सा फैमिलियर हो। फिर उसके बाद में वाक्य शुद्धिकरण, यानी एक सेंटेंस में आपको मात्रा की गलती, शब्द की गलती, अक्षर की गलती और उसके बाद में विराम चिन्ह की गलती होती है, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में है प्रैक्टिस के लिए, आप वहाँ से देख सकते हो। बराबर। अब इसके बाद मेरी तरफ से जितनी बातें मैंने आपको बतानी थी मैंने बता दी। ग्रामर के लिए बच्चे का प्रश्न है कि क्या क्वेश्चन लिखना पड़ता है? मैं कहता हूँ ज़रूर लिखो अगर समय है तो। रस अलंकार बहुत बड़े बड़े हैं, कृपया करके मत लिखो। उनका सीरियल नंबर बराबर डालो। एक बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंटली पूछा है कि बताया है पता नहीं, सर पास हो जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये मैं मतलब आपके तरफ से मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है या मेरे 2 घंटे के मेहनत पर प्रश्न चिन्ह लगा है? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वीर, सर टाइम मैनेजमेंट बताओ प्लीज़। ओके ठीक है। सर हिंदी में मैक्सिमम कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? शरणप्रीत जी, पिछले साल मेरा हाईएस्ट था 94, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे का। अब आप सोच ही सकते हो कि अगर उसको स्कूल वालों ने 19-20 कुछ दिया होगा तो बचा हुआ 75 उसने लिखकर अचीव किया है, लिखकर ही लिए हैं मार्क्स। थैंक यू सो मच सर, ये सेशन मेरे बहुत ज़्यादा डाउट सॉल्व हुए हैं। थैंक यू बच्चा। एवरेज कितना स्कोर कर सकते हैं? अरे यार आप अपने ऊपर ही डाउट क्यों कर रहे हो? मैं बोलता हूँ एकदम इजी है। मिनिमम 70 मार्क्स लाना एकदम इजी, आउट ऑफ 100 एकदम। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये सबसे कमज़ोर बच्चे के लिए मैंने बताया, लेकिन अगर आप स्कोर करने जा रहे हो, देखो आपकी किस्मत कॉमर्स के बच्चों की वैसे भी बेस्ट ऑफ 5 है, स्कोरिंग है, सब काउंट है। पीसीएमबी है नहीं साइंस वालों जैसा 3 सब्जेक्ट लेकर चलो, 4 लेके चलो। आपको सब स्कोर करना है, इंग्लिश भी हिंदी भी सब। तो आपको यहाँ भी मेहनत उतनी ही करनी है जितना आप बीके, ओसी और इको के लिए देने वाले हो। अगला क्या है? एवरेज कितना स्कोर बताया मैंने? 70। ठीक है, चलो और किसी को कुछ डाउट है बच्चों तो वहाँ पर टाइप करो, नहीं तो मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि पाठ के जितने भी पैराग्राफ हैं उनके लिए 10 मिनट है, पोएम के जो पैराग्राफ है उनके लिए 10 मिनट है, रसास्वादन के लिए 10 मिनट। एकदम अच्छे से 10 मिनट लिखना है रसास्वादन, समय लेकर लिखो। एक चीज़ और चर्चा मुझे करनी है कि अक्सर बोर्ड में मेरी ड्यूटी लगी है, सुपरविज़न में, मैं क्लासरूम में हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चों को। अगर हमने पेपर दिया, उनको क्वेश्चन पेपर दिया, आंसर शीट दिया, तो बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर पैसेज पढ़ना शुरू कर देता है। मुझे बताओ बच्चों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं, तब वो हमें दवा देता है। ले भाई ये लाल काली पीली नीली दवा खा लेना दिन में 3 टाइम, ऐसे ऐसे। तो आपके लिए आपके प्रश्न पत्र की बीमारी क्या है, उसके प्रश्न। आप तो सीधे दवा पढ़ना शुरू करते हो। पैराग्राफ पढ़ के आपको क्या ही कर लेना है? आपको याद करना है क्या? बाय हार्ट करना है? नहीं। आप पहले प्रश्न तो देखो कि पूछा क्या है। नीचे पूछा है कि बैजू बावरा के गुरु का नाम क्या है। बराबर, आपने पैसेज पढ़ा, आपको मिल गया। लेकिन पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप प्रश्न जब पढ़ोगे तो आपका तो समय बेकार हो गया। तो समय बेकार नहीं करना है हमको, इसलिए सबसे पहले पेपर मिलते ही प्रश्न पढ़ना शुरू करो। पैसेज के प्रश्न पढ़ो, फिर उसके जवाब ढूंढो। आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पैसेज पढ़ते समय वो प्रश्न दिमाग में रहेंगे, आप पढ़ सकते हो, आंसर लिख सकते हो। पैसेज पढ़कर आपको कौन सा तीर मारना है बच्चों? ध्यान ही मत दो उस पर, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट,
ग्रामर के लिए आखिरी में 15 मिनट कम से कम होना चाहिए, 15 से 20 मिनट ग्रामर के लिए। और सेक्शन 4 जो है वो 45 मिनट्स में पूरा फिनिश करना है, 40 to 45 में, जिसमें आपका पारिभाषिक आ जाएगा, अनसीन पैसेज आ जाएगा, 4 MCQ आ जाएंगे और एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये 4 के लिए आपके पेपर इजी हो जाएंगे। 10, 12, 15 मिनट बचेगा। पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करिए। स्वमत के बारे में आखिरी टिप्स दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि स्वमत का प्रश्न बड़ा कठिन है, मुझे जम नहीं रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा है, समय वेस्ट मत करो। अपनी औकात के हिसाब से, औकात मतलब दिमाग, अपनी बुद्धि के अनुसार आप 8 लाइन 10 लाइन छोड़कर आगे बढ़ो। समय बेकार करके आपको क्या मिलेगा? 3 घंटे का ही समय है मेरे पास। अगर मैं इसी पे ध्यान दूंगा 8 मिनट 10 मिनट सोचने में, तो मेरे आगे की चीज़ें खराब हो जाएंगी। छोड़ दो, जाओ आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। फिर सेकंड बेल जब बजती है, यानी 2 घंटे का समय जब बीत जाता है, या बहुत ज़्यादा चांस अगर ले सकते हो तो 2:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का, फिर ऐसी छोड़ी हुई चीज़ें लिखना शुरू करो। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि मैंने 4 प्रश्न छोड़े हैं, मुझे उधर भी 15-20 मिनट देना है। तो उस समय क्या होगा, आपका एक फ्लो अच्छा चल रहा है, आप लिख रहे हो, अचानक से उस प्रश्न से रिलेटेड आपको कुछ बात याद आ गई, कुछ पॉइंट याद आ गया, तो आप लिख सकते हो। लेकिन एकदम शुरुआत में हमारा क्या होता है, दिमाग ब्लैंक होता है, हमें प्रश्न पत्र पता ही नहीं कि आगे क्या क्या है, उसके कैसी कैसी बातें पूछी गई है, क्या क्या कठिन है उसमें। तो हम पहले ही प्रश्न में अटक जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे यार इसका तो उत्तर पता ही नहीं, इसमें मैं क्या लिखूँ, इसका क्या करूँ। छोड़ दो 8 लाइन 10 लाइन छोड़ के कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं हुआ बाद में, अगर खुदा ना खास्ता किस्मत बुरी रही, नहीं लिख पाए, छोड़ देंगे और क्या। लेकिन समय बेकार मत करना। पेपर कंप्लीट करना पहला टारगेट है हमारा, सबसे पहला टारगेट पेपर कंप्लीट करना। समझ गए? ठीक है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, कोई किसी को अगर कुछ पूछना है तो। सर विरास और अलंकार के टेक्स्ट बुक पेज नंबर पे 11, 22, 30, 40 और 56। बस, बहुत अच्छे बेटा, इतने ही है। हिंदी में पढ़ने के लिए एक दिन मिला तो उसमें इंग्लिश के बाद सीधा हिंदी का पेपर। मुझे बता बेटा, मेरे ख्याल से बहुत अगर लेट हुआ होगा तो 15 अप्रैल से हमारे क्लासेस शुरू हो गए होंगे, जेके में भी और आपके कॉलेज के भी। 15 अप्रैल से आपको हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मौका मिला होगा। आपने कम से कम 1 सेमेस्टर या 1 प्रीलिम अब तक लिख लिया होगा, बिना पढ़े तो लिखोगे नहीं। यानी आपकी सारी चीज़ें पढ़कर हो गई है। अब रही बात रिवाइज करने की, तो पाठ पढ़कर कुछ होने वाला नहीं है। कविता पे ध्यान दो, पारिभाषिक शब्दावली एकदम कंफर्म होना चाहिए, रसास्वादन एकदम कंफर्म होना चाहिए। ये चीज़ जिसका हम चांस नहीं ले सकते। पैसेज में एट द एंड क्या होगा, उत्तर फाइंड आउट करके ही लिखना है। तो आपके 2 पैसेज, एक अनसीन पैसेज और एक वो 4th वाला जो है 14, 15, 16 में से आएगा। ये 4 पैसेज तो आपके ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी आए आपको आंसर फाइंड आउट करके लिख देना है। लेकिन आप कविता में रिस्क नहीं ले सकते, आप रसास्वादन के लिए रिस्क नहीं ले सकते, आप MCQ के लिए नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ों, रस और अलंकार बराबर, ये सब चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। तो रिविज़न भी इन्हीं चीज़ों का ही करना, बाकी कुछ नहीं। और कोई? सर सोमत में फुल मार्क्स मिलते हैं क्या, मतलब नॉर्मली? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। कंटेंट बहुत अच्छा एकदम स्ट्रांग होगा तो। अगर मैंने दे भी दिया, बच्चा तेरे पे खुश होकर, तेरी दरिया दिली मेरी दरिया दिली दोनों काम आ गई, तो मेरे ऊपर जो मेरा मॉडरेटर है वो कट कर सकता है, उसके पास अधिकार है। इसलिए 1.5 मार्क्स देंगे तो वो भी हाथ नहीं लगाता। चलने दो, आगे बोलो। जी बेटा, सर टाइम मैनेजमेंट रिपीट कर सकते हो? पाठ के जो पैसेज हैं उनके लिए 10 से 12 मिनट है। कविता के जो पैसेज हैं वो भी 10 से 12 मिनट है। रसास्वादन पूरा का पूरा 15 मिनट ले लो चलेगा, लेकिन अच्छे से लिख देना। और
सेक्शन नंबर 4 विभाग 4 है, उसके लिए 45 मिनट्स है। कनुप्रिया 20 मिनट पूरा, कनुप्रिया को पूरा 20 मिनट्स, और लास्ट में ग्रामर 15 से 20 मिनट बस हो गए उसके लिए। ट्वेल्थ कौन सा बेटा? ट्वेल्थ वाला? हाँ, वो दोनों एक ही पार्ट है ना, दोनों उसी के लिए है। सुनो रे सखिया मतलब आज से करीब 40-50 साल पहले मोस्टली बाल विवाह जैसा एक कल्चर था हमारे यहाँ पर। कम उम्र में शादियाँ हो जाया करता थी, हालांकि दुल्हन दूल्हे के पास नहीं जाती थी, तो एक सर्टन एज के बाद ही उसे भेजा जाता था। और उसी में वो सावन के गीत लिखे। कजरी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार में अधिकतर सावन के महीने में लिखे जाने वाला गीत है, जिसमें अपने पति से दूर रहने वाली पत्नी उसकी जुदाई में, उसके गम में वो गीत गाती है। कजरी एक तरह से मतलब प्यार के गीत है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो वो लोकगीत उसी पर है, पहला वाला। दूसरा वाला सावन के महीने में। हमारे हिंदी काव्य के अनुसार सबसे रोमांटिक मंथ यानी सावन का महीना। आपने इस पे बहुत सारे गाने सुने होंगे, हिंदी में भी, अलग अलग भाषाओं में भी बहुत सारे गाने हैं। तो वहाँ पर भी लोकगीत में सावन का महीना बहुत फेमस है, तो यहाँ पर उसके भी गीत दिए। तो दोनों का सिमिलर अर्थ ही है ऑलमोस्ट। आप अगर भावार्थ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा उस पर लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद मत करना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।